नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। वेलकम अगेन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एजुकेशन चैनल दून जी के वैली में। आज की क्लास होगी हमारी ज्योग्राफी की और टॉपिक रहेगा हमारा ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में विद एक्सप्लेनेशन। तो आप किसी भी मीडियम के छात्र हैं, आप ये ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट, और ये आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए, ओशियंस फॉर्म्ड बिफोर एटमॉस्फेयर, महासागर वायुमंडल से पहले बने। बी, एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड आफ्टर ओशियंस, वायुमंडल महासागरों के बाद बना। सी, ओशियंस फॉर्म्ड आफ्टर एटमॉस्फेयर, महासागर वायुमंडल के बाद बने। और डी, बोथ फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ बने। तो लेट्स फाइंड आउट। देखिए, जब भी एक अर्ली अर्थ रही होगी तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि उसका एक एटमॉस्फेयर रहा होगा। ठीक है, राइट ना। ऐसे नहीं कि पहले उसमें समुद्र था, दे मस्ट बी एन एटमॉस्फेयर। हाँ, ये है कि अभी की जो प्रेजेंट गैसेस हैं वो ना रही हों, जो अभी जो मेरे प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के अंदर है, बट वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर था। तो जिसके अंदर ऑप्शन सी है वो सही होगा। इसके अंदर ओशियंस फॉर्म्ड आफ्टर एटमॉस्फेयर, महासागर वायुमंडल के बाद बने। ठीक है, राइट। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर और आई टेल यू वाई। देखिए, जो ये आपकी अगर हम अर्थ की अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो इट यूज टू बी वेरी हॉट, और एक ये लार्जली मॉल्टल स्टेट में हुआ करती थी, पिघली हुई फॉर्म के अंदर। ठीक है, राइट। काफ़ी गर्म होती थी। जब आपकी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, नाइट्रोजन बाहर आई और फिर वाटर वेपर बाहर आए। ठीक है, राइट। इस प्रक्रिया को बोला जाता है आपके डी गैसिंग। ठीक है, गैसेज रिलीज फ्रॉम वोल्केनिक एक्टिविटी क्रिएट द अर्ली एटमॉस्फेयर। ओके, इनसे जो गैसेज निकली इसने एक अर्ली एटमॉस्फेयर का निर्माण किया। उसके बाद क्या हुआ कि टाइम ओवर टाइम जो आपके प्लैनेट का सरफेस था और जो एटमॉस्फेयर था, इट स्टार्टेड बिगिन टू कूल डाउन, धीरे धीरे ठंडा होने लग गया। आप देख सकते हैं कि जो अर्थ है अपनी इट्स लूजिंग इट्स इट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन टू स्पेस। ठीक है, जब टेम्परेचर आपका और कम हो गया तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स थे दे स्टार्टेड टू कंडेंस डाउन, और जब ये कंडेंस हुए तो फिर आपकी बारिश हुई। राइट। फिर बारिश होने से क्या हुआ कि आपके ओशियंस फॉर्म हुए, बट ऐसा नहीं कि एक दो बारिश से, इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स, इनको काफ़ी लाखों साल लगे। राइट। तो जो हमारा सीक्वेंस था, ठीक है, पहले आपका एक अर्ली एटमॉस्फेयर बना डी गैसिंग से। राइट, फिर धीरे धीरे ये ठंडा हुआ, उसके बाद कंडेंसेशन एंड देन ओशियंस। ओके, आप नोट्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस फॉर्म्ड द अर्थ इनिशियली, पृथ्वी का निर्माण शुरू में किस प्रक्रिया से हुआ था। तो आपका ऑप्शन है ए, इरोजन, अपरदन। बी कहता है आपसे एक्रीशन, अभिवृद्धि। सी कहता है आपसे वेदरिंग, अपक्षय। और डी कहता है आपसे डेनुडेशन। ठीक है, अनाच्छादन। आपने बताना है कि किस प्रक्रिया से पृथ्वी का निर्माण हुआ था। ठीक है, राइट, इनिशियली। तो जो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इसको हम कहते हैं एक्रीशन, अभिवृद्धि। ठीक है, राइट। आपका ऑप्शन बी सही होगा। आई टेल यू वाई। देखिए, एक हाइपोथेसिस है जिसको हम नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं, और उन्हें ये बताता है, ठीक है, राइट, कि आपका एक लार्ज, मतलब ना एक विशाल धूल और गैस का बादल हुआ करता था, और जो उसके पार्टिकल्स थे इसके अंदर धूल और गैस, ठीक है, राइट, ने आपस में मतलब टकराने लगे और चिपकने लगे एक दूसरे से। ठीक है, राइट। धीरे धीरे जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई तो फिर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे और दूसरे उससे टकराए तो थोड़ा ना इन्होंने एक फॉर्म लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, राइट, ना एक छोटे स्मॉलर बॉडीज, इनको आप स्मॉलर प्लैनेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, राइट। इनको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेटेसिमल्स। तो जब ये छोटे छोटे प्लैनेट्स पे एकदम छोटे स्मॉलर बॉडीज आपस में टकराए, ठीक है, राइट ना, तो उन्होंने एक मतलब फिर अर्थ को फॉर्म किया, एक अर्ली अर्थ को बोला जाता है। ठीक है, राइट। तो जो प्रोसेस था आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जिसने अर्थ की फॉर्मेशन को स्टार्ट किया था, राइट, उसको हम बोलते हैं आपका एक्रीशन। ओके, नोट्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके टाइनी पार्टिकल्स थे डस्ट एंड गैस के नेबुला में, वो आपस में टकराए एंड दे स्टक टुगेदर। उन्होंने थोड़ी लार्ज बॉडीज बनाई जिनको हम प्लैनेटेसिमल्स कहते थे, एंड विच इवेंचुअली कंबाइंड टू फॉर्म अर्थ। ठीक है, और ये आपस में मिलकर पृथ्वी के रूप में निर्मित हुए। राइट। हम दूसरे ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं, तो बाकी वाई अदर्स आर इनकरेक्ट, दूसरे विकल्प गलत क्यों हैं। देखिए, जो इरोजन अपर्दन होता है तो ये तो आपको पता है कि जैसे मूवमेंट ऑफ रॉक्स होते हैं, ठीक है, राइट ना, तो आपका घिस जाते हैं, टूट जाएंगे। ठीक है, राइट, तो ये नहीं होगा।
वेदरिंग हो गई कि सरफेस पे आपका पत्थर रखा हुआ है, ठीक है राइट ना, उसका ब्रेक डाउन हो जाना, उसको बोलते हैं वेदरिंग। फिर डिन्यूडेशन होता है आपका कि जो जैसे मतलब आपकी एक ये अर्थ है, ठीक है, लेयर है, ये उखड़ गई तो उसका जो एलिवेशन है अर्थ का वो कम हो गया। जैसे सपोज कीजिए कि आपने सड़क उखाड़ दी तो जो हाइट थी वो थोड़ी कम हो गई, ठीक है राइट। तो दैट्स वाई दे आर इन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बिग बैंग थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ओके तो आपका ऑप्शन है ए न्यूटन, बी है आपका जॉर्जस लेमेत्रे, सी है आपका कांट और डी है आपका लाप्लास, राइट। तो आपने बताना है कि इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, जॉर्जस लेमेत्रे ने, ठीक है राइट। ऑप्शन बी इज़ आवर राइट आंसर। इन्होंने ये बोला कि जो हमारा यूनिवर्स था, ठीक है राइट, इन्होंने यूनिवर्स के बारे में, जो बिग बैंग थ्योरी है यूनिवर्स के बारे में, ठीक है राइट ना, ध्यान रखिएगा ये सोलर सिस्टम के बारे में नहीं है, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके यूनिवर्स के बारे में है। तो उन्होंने बोला कि यूनिवर्स स्टार्टिंग में इट वाज लाइक अ प्राइमेबल एटम, मतलब एक आदिम परमाणु था, ठीक है राइट, आप समझ लीजिए एटम था, और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा डेंस था और ये काफ़ी हॉट था। ओके फिर क्या हुआ कि लेटर इट स्टार्टेड टू एक्सपेंड, धीरे धीरे ये एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है राइट, और उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो इसके बाद भी काफ़ी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस किए, उन्होंने माना कि हाँ भाई इनका कथन सही था। जैसे एडविन हबल थे, उन्होंने माना कि जो गैलेक्सीज हैं, ठीक है राइट ना, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे अधिक मान्य है, राइट। तो एक हो गया आपका नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर परिकल्पना, बी आपका बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत, सी है आपका प्लैनेटेसिमल थ्योरी, प्लैनेटेसिमल सिद्धांत, और डी है आपका टाइडल थ्योरी, टाइडल सिद्धांत। ठीक है तो देखिए नेबुलर हाइपोथेसिस तो आपका प्लैनेट्स मतलब सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है राइट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमने पढ़ चुके हैं। प्लैनेटेसिमल थ्योरी भी नहीं होगी क्योंकि छोटे छोटे स्मॉलर प्लैनेट्स बोल रहे हैं, ठीक है राइट ना, तो ये यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। टाइडल थ्योरी हो सकती है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी हमने देखा कि ये यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड है और ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड भी है, ठीक है राइट। जो ऑप्शन बी है इसके अंदर सही होगा। जो जो सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है, फॉर द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, वो कौन सी आपकी है? बिग बैंग थ्योरी। ओके ये टाइडल थ्योरी क्या है ये भी बता दूंगा मैं आपको अभी कमिंग क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो जो सबसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की, वो आपकी बिग बैंग थ्योरी ही है, ठीक है राइट, जो आपके जॉर्जस लेमैत्री ने दी थी। और उन्होंने माना है कि जो अर्थ है, सॉरी जो यूनिवर्स है, ठीक है राइट, जो उसकी एज मानी गई है इट्स अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स, ठीक है राइट। ओके मतलब इतने साल पहले जो आपका यूनिवर्स था वो काफ़ी गर्म था और वो काफ़ी ज़्यादा डेंस भी था, और फिर धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगी, और तब से एक्सपेंड, यू राइट, इट हैज़ बीन एक्सपेंडिंग एवर सिंस, तब से इसका विस्तार लगभग जारी है। ओके बाकी हमारे इनकरेक्ट क्यों है, देखिए नेबुलर हाइपोथेसिस तो फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम से था, ठीक है राइट। ये ना इन थ्योरीज को याद रखिएगा कि जो हाइपोथेसिस या कोई भी सिद्धांत है तो कंफ्यूज मत होइए कि यूनिवर्स के बारे में कि सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है राइट, इसको थोड़ा कीप इट इन योर माइंड। फिर प्लैनेटेसिमल थ्योरी ये भी आपके सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है राइट, तो कैंसिल आउट हो गई थी। टाइडल थ्योरी ये भी एक आउटडेटेड एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, प्लैनेट फॉर्मेशन का, तो ये भी नहीं है, ठीक है, मैं बता दूंगा अभी क्या होती है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स? ठीक है ओके हमने देख लिया कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मांड के विस्तार का समर्थन करता है? ओके ऑप्शन ए कहता आपसे अर्थक्वेक वेव्स, भूकंपीय तरंगे, बी कहता आपसे रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज, आकाशगंगाओं का रेड शिफ्ट, सी कहता आपसे ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराएं, और डी कहता आपसे वोल्केनोस यानी ज्वालामुखी, ठीक है। देखिए जो इसके अंदर सही ऑप्शन होगा इसके अंदर वो होगा हमारा ऑप्शन बी, रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज, आकाश गंगाओं का रेड शिफ्ट, ठीक है राइट। ये होता है क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको स्पेक्ट्रम के बारे में पता होगा, जैसे जनरली आपने जो रेनबो देखा होगा उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, ठीक है राइट ना, और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब वेब ग्योर, ठीक है राइट ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, ऐसे करके आप करते हैं, राइट। तो वेब ग्योर होता है,
उसमें जो सबसे कम वेवलेंथ वाला कलर होता है वायलेट का, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो होती है रेड की, ठीक है, राइट ना, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपकी जो गैलेक्सी है, राइट ना, अगर वो एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, वो आपसे दूर जा रही है, तो जो वाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होगा वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, वो आपके रेड की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, राइट। रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा मतलब इसकी लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी गैलेक्सीज है वो आपसे दूर हो रही है, ठीक है, राइट। इसको बोला जाता है रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है, राइट। ये जो फेनोमेनन है इसको हम बोलते हैं कि आपका रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज। ओके। और इसकी मदद से मदद से ये पता चलता है कि जो आपकी गैलेक्सीज हैं दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अस, ये हमसे दूर जा रही हैं। ओके, तो इसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट, ठीक है, राइट, आप ध्यान रखिएगा। और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये एडविन हपल से स्ट्रांगली लिंक्ड है, मतलब कि जो गैलेक्सीज हैं दे आर रिसीडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ठीक है। खैर हमने ये याद रखना है रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज। ओके, बाकी ऑप्शंस भी हम चेक कर लेते हैं और दूसरे विकल्प गलत क्यों हैं, हमने उन्हें क्यों छोड़ा। देखिए अर्थक्वेक वेव्स की हम बात करें तो अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड है, आपने देखा होगा प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, राइट ना। ओके, ओशन करेंट्स की बात करें तो ओशियोग्राफी से रिलेटेड हैं, तो ये भी कहीं नहीं बताता कि आपका यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। वोल्केनिक वोल्केनिक एक्टिविटीज़ से भी आपको कोई आइडिया नहीं हो सकता कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड फ्रॉम, सौर मंडल का निर्माण किससे हुआ है। ओके जी, अब ये सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग है। ऑप्शन ए है आपका ब्लैक होल, ओके, बी है आपका नेब्यूला, सी है आपका मीटियोर जिसे आप उल्का कहते हैं, और डी कहते हैं आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह बेल्ट से। तो हमें बताना है कि सोलर सिस्टम का निर्माण किससे हुआ, तो जो इसका सही आंसर है वो होगा आपका नेबुला, ठीक है, राइट, नेबुला। इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है। तो ये थी आपकी नेबुलर हाइपोथीसिस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक ह्यूज क्लाउड था आपका गैस एंड डस्ट का, ठीक है, राइट। तो जनरली क्या हुआ कि ये अपनी ग्रेविटी के कारण ना, ठीक है, सिकुड़ गया, और इससे क्या हुआ कि जो एक सन का फॉर्मेशन हुआ उसके सेंटर पे, राइट, और जो बाकी रिमेनिंग मटेरियल बचा हुआ था उससे प्लैनेट्स बन गए जो सन के अराउंड ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है, राइट। ये एक हाइपोथीसिस है। ओके, बाकी हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, वो हमने क्यों चूज़ नहीं किए, वाई अदर्स आर इनकरेक्ट। तो ब्लैक होल की बात करें तो आपको पता है कि ये सोलर सिस्टम फॉर्मेशन से तो है ही नहीं, ठीक है, राइट, उल्टा ये निगल जाता है मतलब आपके पूरे सोलर सिस्टम को, ठीक है। ओके, तो ये तो नहीं होगा। मीटियोर की बात करें तो ये एक स्मॉल स्पेस रॉक होता है, तो ये इसका भी ओरिजिन से कुछ नहीं है, एक छोटा सा पत्थर है, ठीक है, राइट। फिर एस्टेरॉइड बेल्ट्स की बात करें तो ये भी रॉकी बॉडीज़ होते हैं, ठीक है, राइट ना, और ये जनरली आपके मार्स एंड जुपिटर के बीच में होते हैं, ठीक है, और ये बाद में बने हैं, तो इसका भी आपके सोलर सिस्टम फॉर्मेशन से नहीं है लिंक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेबुलर हाइपोथीसिस वाज प्रपोज्ड बाय, निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका डार्विन, बी आपका कांट एंड लाप्लास, सी है आपका गैलीलियो, और डी है आपका आइंस्टाइन, ठीक है। तो ये तो हम यहीं से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए डार्विन किससे था, डार्विन है आपके थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से, तो ये नहीं हो सकते। गैलीलियो आपका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। आइंस्टाइन आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो वो भी नहीं होगा। तो जो ऑप्शन बचता है आपका कांट एंड लाप्लास, ठीक है, राइट। तो जो आपकी नेबुलर हाइपोथीसिस थी, जब हमने ये बात करी थी सोलर सिस्टम फॉर्मेशन की, तो वो किसने दी थी, आपकी कांट एंड लाप्लास ने, राइट। तो जनरली जो नेबुलर हाइपोथीसिस था ये प्रपोज किया गया था आपके इमैनुअल कांट द्वारा, ठीक है, राइट। किसने प्रपोज किया था उसको, इमैनुअल कांट ने। बाद में उनके कथन को थोड़ा रिफाइन किया, मतलब और फैक्ट्स के साथ, ठीक है, स्टैट्स के साथ, वो थे आपके पियरे साइमन लाप्लास ने। तो जनरली दोनों का नाम लिया जाता है फिर कांट एंड लाप्लास, ठीक है, राइट। और नेबुलर हाइपोथीसिस आपको पता है कि सोलर सिस्टम कैसे हुआ था, कि इट वाज अ रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट दैट ग्रेजुअली कंडेंस, मतलब धीरे धीरे वापस में वो ऐसे ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, राइट ना, सिकुड़ गया, ठीक है। बाकी ऑप्शंस हमारे गलत क्यों थे, मैंने बता दिया आपको। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से है, गैलीलियो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस था, और आइंस्टाइन आपका नोन फॉर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which theory suggests that planets formed from material pulled from the sun by a passing star। कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि ग्रहों का निर्माण उस पदार्थ से हुआ है जिसे पास से गुजरते हुए किसी तारे ने सूर्य से खींच लिया था। वेरी इंटरेस्टिंग।
तो चलिए, आपके ऑप्शन है ए बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत, बी है प्लैनेटेसिमल थ्योरी, प्लैनेटेसिमल सिद्धांत, सी आपकी टाइडल थ्योरी, टाइडल सिद्धांत, और डी आपकी नेबुलर थ्योरी, नेबुलर सिद्धांत। तो देखिए, बिग बैंग थ्योरी के अंदर ये कहीं नहीं है, ठीक है, प्लैनेटेसिमल थ्योरी के अंदर भी ये कहीं नहीं है, नेबुलर थ्योरी के अंदर भी ये कहीं नहीं है, तो ऑप्शन बचता है आपका सी, टाइडल थ्योरी, ठीक है, टाइडल सिद्धांत। इसी में ये जो मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में था ना, टाइडल थ्योरी तो यही कहती है कि भैया एक तारा था, वो सूर्य के पास से गुजर रहा था, तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसका मटेरियल खींच ले, तो आपका जो सोलर सिस्टम है ये फॉर्म हुआ, ठीक है, राइट। ये एक मतलब ये भी एक कल्पना ही समझ लीजिए आप, ठीक है, राइट, दोनों। तो टाइडल थ्योरी है आपके, इसको हम जीन्स एंड जेफरी थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, राइट ना। आप इनका नाम याद रखिएगा, जीन्स एंड जेफरी थ्योरी। अगर क्वेश्चन आ गया कि टाइडल थ्योरी किसने दी थी, तो जीन्स एंड जेफरी थ्योरी है। तो उन्होंने ही कहा था कि एक तारा है आपका, ठीक है, राइट, वो सूर्य के बगल में से गुजर रहा है, तो उसने उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ठीक है, राइट ना, उसने सूर्य से उसका जो मतलब मटेरियल था वो खींच लिया, ठीक है, राइट। और जब ये मटेरियल खींच लिया तो उसने फिर वो जो मटेरियल बाद में ठंडा हो गया एंड इट फॉर्म प्लैनेट्स, ठीक है, ये उनकी थ्योरी थी। तो वैसे मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था कि ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन, ऐसा होता नहीं है। और दूसरा, अगर होगा भी तो जो इससे मटेरियल होगा, मतलब इतनी ग्रेविटी नहीं होगी कि मतलब ये मिल सके आपस में, ये अलग अलग प्लैनेट्स बन जाए। उन्होंने बोला कि मतलब ये ऐसे बिखर जाएगा, ठीक है, राइट ना, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ फॉर्म्ड अप्रॉक्सीमेटली, पृथ्वी का निर्माण लगभग हुआ था, तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप देख के बता देंगे, राइट आउट। ऑप्शन ए आपका 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, तो 13.8 अरब वर्ष पहले। बी आपका 10 बिलियन ईयर्स अगो, 10 अरब वर्ष पहले। सी आपका 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, 4.6 अरब वर्ष पहले। और डी आपका 1 मिलियन ईयर्स अगो। तो ठीक है, हमें पता है कि इसके अंदर जो 4.6 बिलियन ईयर्स हो गए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। और 13.8 बिलियन ईयर्स अगो तो यूनिवर्स का है, ठीक है, राइट। 10 बिलियन ईयर्स अगो का हमने पढ़ा नहीं ना, इसका कोई एविडेंस है। अब 1 मिलियन ईयर्स अगो तो ये तो बहुत ही शॉर्ट टाइम है, ठीक है। इतने टाइम में मतलब अर्थ का बनना, फिर ये एटमॉस्फेयर होना, बारिश होना, डायनासोर्स उनका उड़ जाना, फिर ह्यूमंस का आना और एवोल्यूशन हो जाना, इतने शॉर्ट टर्म पीरियड में तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, राइट। तो ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा आपका आंसर, ठीक है। जो अर्थ फॉर्म हुई थी इट वाज अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और कौन सा प्रोसेस था वो आपका एक्रीशन, ठीक है, राइट, अभी वृद्धि की वजह से, ओके, ठीक है। और ये एस्टिमेट कैसे किया है इन्होंने, मतलब इसका अनुमान कैसे लगाया, तो जो कुछ उल्का पिंडे थी, ठीक है, राइट, जो मीटियोराइट्स थे या जो ओल्डेस्ट अर्थ रॉक्स है, उन्होंने उसकी एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग करी है, ठीक है, राइट, जैसे कार्बन डेटिंग होती है ना, ओके। तो उससे पता चला कि जो अर्थ की एज है वो इट वाज अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है। बाकी ऑप्शन हमारे गलत क्यों थे, तो ये तो यूनिवर्स की थी, ठीक है, राइट। 10 बिलियन ईयर्स अगो इसका कोई सपोर्ट नहीं था, इट वाज नॉट सपोर्टेड बाय एनी साइंटिफिक एविडेंस। और जो 1 बिलियन ईयर्स अगो था फार टू रिसेंट, ये तो मतलब बहुत पास की बात है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्ली अर्थ वाज, शुरुआती पृथ्वी थी, मतलब वो कैसी थी, ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, आप ये आप कर लेंगे इस चीज़ को, तो क्योंकि ऑप्शन ए कहता है सॉलिड एंड कूल, ठोस और ठंडी। बी कहता है गैसियस एंड हॉट, गैसी और गर्म। सी कहता है लिक्विड ओनली। और डी कहता है फ्रोजन, जमी हुई, ठीक है, लिक्विड ओनली मतलब केवल तरल। तो ठीक है, इसका ना सही आंसर होगा उसका गैसियस एंड हॉट। काफ़ी ज़्यादा गर्म भी थी, गैस भी थी, और मोल्टन फॉर्म में भी थी, ठीक है, राइट। तो जो इसके अंदर ऑप्शन बी होगा वो हमारा सही होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। इट यूज टू बी वेरी वेरी हॉट एंड इन मोल्टन फॉर्म, ठीक है, राइट। फिर धीरे धीरे ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ, कूल होना स्टार्ट हुआ, प्लेनेट का सरफेस एटमॉस्फेयर भी धीरे 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 करके फिर एक क्रस्ट बन गए आपके, ओशियंस बन गए आपके, ठीक है, राइट, ये चीज़ है। तो जो अर्ली अर्थ वाज एक्सट्रीमली हॉट एंड लार्जली मोल्टन, ओके, ये आपका सही ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शंस की हम बात करें, वो गलत क्यों थे। सॉलिड एंड कूल तो ठीक है ये हुई थी, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये तो बाद के बाद का है, ठीक है, मतलब जब कूलिंग हो गई थी उसके बाद का है। लिक्विड ओनली, ठीक है, लिक्विड हम कह सकते हैं बट नॉट एंटायरली करेक्ट। इसमें मोल्टन मटेरियल भी था और गैसेस भी थे, ठीक है, राइट। फ्रोजन ये तो जो आपकी कंडीशन है उसका एकदम अपोजिट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस बाय विच हैवियर मटीरियल्स सिंक टू द कोर इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भारी पदार्थ कोर में डूब जाते हैं कहलाती है। ओके, तो ऑप्शन ए दे रखा आपका एक्रीशन, अभिवृद्धि। बी का था आपका डिफरेंशिएशन, विभेदन।
सी कहता है आपका इरोजन, अपर्दन, और डी कहता है आपका सेडिमेंटेशन, अवसादन। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट। देखिए, अभिवृद्धि तो हमें पता नहीं है, एक्रीशन क्या होता है ये हमें पता है। ठीक है, अपर्दन क्या होता है ये भी हमें पता है, और सेडिमेंटेशन होता है क्या होता है ये भी पता है। पानी के अंदर जैसे जो सेंड पार्टिकल्स उसको ऐसे हिला के छोड़ दीजिए, थोड़ी देर में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, राइट पूनू। तो ये हो गया आपका ऑप्शन जो बचता है बी, डिफ्रेंसिएशन, विभेदन, ये सही होगा। ठीक है, राइट। ये वो प्रोसेस होता है जैसे जो हैवी हैवी मटेरियल्स होते हैं वो सिंक होकर कोर में चले जाते हैं। ठीक है, आई टेल यू हाउ। तो आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी थी, अर्ली जो हिस्ट्री थी पृथ्वी की, इट यूज टू बी वेरी हॉट। ठीक है, राइट, और मोल्टन फॉर्म में हुआ करती थी। तो क्या हुआ कि जो भी एलिमेंट्स थे उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, राइट, तो जो हैवियर एलिमेंट्स थे वो भी पिघल गए। पिघलने के बाद क्या हुआ कि जो हैवी थे वो कोर की तरफ सैंक कर गए। ठीक है, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गए, और जो लाइटर वंस थे वो ऊपर की तरफ आ गए, क्रस्ट की तरफ। राइट, ओके। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी लेयर्स हैं, ठीक है, राइट ना, जैसे आपको पता है कि आपकी क्रस्ट है, फिर मेंटल है, कोर है, ठीक है, राइट, इनका फॉर्मेशन हुआ। तो कोर में आपके आ गए हैवियर एलिमेंट, जैसे आपको पता है कि निकेल और आयरन का होते हैं आपके कोर के अंदर। फिर मेंटल हो गया आपका सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, फिर क्रस्ट में हो गए आपके और हल्के, ठीक है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। राइट, ओके। तो इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। ठीक है, एंड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, राइट, ओके। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको कहते हैं विभेदन। ठीक है, इंटेंस हीट के कार्य मटेरियल्स मेल्ट होकर आपके कोर में चले गए, जो भारी वाले थे, और जो लाइटर थे वो ऊपर आ गए। ओके, तो इससे आपके डिस्टिंक्ट लेयर का फॉर्मेशन हुआ, कोर, मेंटल और क्रस्ट का। राइट, बाकी ऑप्शंस हमारे गलत क्यों हैं। ठीक है, एक्रीशन हमें पता है क्या होता है, इरोजन भी हमें पता है क्या होता है, सेडिमेंटेशन भी हमें पता है क्या होता है, तो उस वजह से हमने इनको एलिमिनेट कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग लेयर्स इज द डेंसेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी परत सबसे अधिक सघन है। तो ए आपकी क्रस्ट, भूपर पट्टी जिसको आप कहते हैं, बी कहते हैं मेंटल, सी है आपका कोर, और डी आपका लिथोस्फेयर, स्थल मंडल। ठीक है, तो हमें पता है कि जो इसके अंदर सबसे डेंसेस्ट होगा कौन सा होगा, वो आपका कोर, कोर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा डेंस है। राइट, ऑप्शन सी इसके अंदर आपका सही होगा। और ये डेंस किस वजह से है, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंशिएशन। आपको पता है कि जो हैवी मटेरियल्स थे वो सैंको के सेंटर में चले गए थे ड्यूरिंग अर्थ फॉर्मेशन। इसकी वजह से जो आपका कोर है, ठीक है, राइट ना, ये सबसे ज़्यादा डेंस है। राइट, क्योंकि इट मेनली कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल, जो काफ़ी हैवी एलिमेंट्स होते हैं। राइट, बाकी की हम बात करें तो जो क्रस्ट है ये सबसे पतली है, मतलब इसकी अगर आप वो देखेंगे, मतलब लेंथ कितनी थिकनेस है, ठीक है, तो सबसे पतली यही है, और सबसे लीस्ट डेंस भी यही है। मेंटल है जो आपकी, वो क्रस्ट और आपकी कोर के बीच में आती है, मतलब ये क्रस्ट से डेंस है बट कोर से लेस है। ठीक है, राइट। और लिथोस्फेयर की बात करें तो जो आपका अपर मेंटल है, जैसे अपर मेंटल लोअर मेंटल होता है, ठीक है, राइट ना, आप एक डायग्राम में बता दूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में। तो क्रस्ट प्लस जो अपर मेंटल है, ठीक है, राइट, इसको बना के मिलता है आपका लिथोस्फेयर, एंड इट्स नॉट द डेंसेस्ट, ये सबसे सघन परत नहीं है। ठीक है, सबसे सघन कौन सी है आपकी, कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्थ्स प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ। पृथ्वी का आदिम वायुमंडल मुख्य रूप से किससे बना था। ओके, आपका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोजन एंड हीलियम, एंड डी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, केवल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए जो अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, ठीक है, राइट, अभी जो करंट एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो वाली गैसेस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। अभी जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था अर्थ था, उसके अंदर थी आपकी हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, राइट, ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, राइट। जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था अर्थ का, ठीक है, हाइट से मतलब 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, तो जो लाइट गैसेस थी, ठीक है, सोलर नेबुला से जो कैप्चर हुई थी, वो थी आपकी एक तो हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, राइट। और उसके बाद क्या हुआ कि जो हीलियम वगैरह था ये तो मतलब फिर लॉस भी हो गया अर्ली एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एक तो उस टाइम अर्थ की जो ग्रेविटी थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, प्लस सोलर विंड्स भी वगैरह चलते रहते थे। ठीक है, राइट। उसके बाद फिर एक सेकेंडरी एटमॉस्फेयर बना, अब इसको प्राइमरी एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को। फिर सेकेंडरी एटमॉस्फेयर बना कि जब आपके जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई, ठीक है, राइट ना, जिसको हमने बोला डी गैसिंग, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो उससे आपके वाटर वेपर्स निकले, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, नाइट्रोजन निकले, तो जो ये एटमॉस्फेयर बना है इसको हम बोलते हैं आपका सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। ओके, ठीक है, तो जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसके अंदर कौन सी गैसेस थी आपकी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। राइट,
और बाकी अदर्स की हम बात करें तो ऑक्सीजन तो अभी है हमारे, ठीक है राइट। ये ऑक्सीजन काफ़ी बाद में आई थी, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं थी, जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ तब ऑक्सीजन आई, ठीक है। नाइट्रोजन भी आई, नाइट्रोजन तो अभी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, बट ये प्रिमिटिव स्टेज में नहीं थी। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में थी, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में नहीं थी, प्राइमरी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस अकर्ड ड्यू टू, ठीक है, महासागरों का निर्माण किसके कारण हुआ? मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ग्लेशियरों के पिघलने से। बी है आपका वोल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी विस्फोटों से। सी है आपका कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, जल वाष्प के संघनन से। और डी है आपका रिवर इरोजन, नदी के कटाव से। तो ये आप फाइंड आउट कर लेंगे, इट वाज ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है राइट ना। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन से हमने फाइंड आउट कर लिया था, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा आपका, जल वाष्प के संघनन से, ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। तो जो अर्ली अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था हमने देखा, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके वाटर वेपर थे, फिर जब वो कंडेंस हो गए इट फॉर्म लिक्विड वाटर, और काफ़ी साल जब बारिश हुई तो इससे आपके ओशियंस का निर्माण हुआ, राइट। बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों हैं? क्योंकि भाई ग्लेशियर्स तो बहुत बाद में बने आपके, इसलिए कैंसिल आउट हो गए। वोल्केनिक इरप्शन से वाटर वेपर तो बने, बट उन्होंने डायरेक्टली ओशियंस को फॉर्म नहीं किया। बाकी अगर हम रिवर इरोजन की बात करें तो ये चीज़ें हुई, लेकिन तब तक आपके ओशियंस ऑलरेडी एग्जिस्टेड हो चुके थे, ठीक है। तो आपने अगर किसी एग्जाम में सब्जेक्टिव लिखना है तो आप ऐसे पॉइंट आउट से उनको मतलब मेंशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक है। आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3। पहले में नेबुला, फिर है प्लैनेटेसिमल्स, और थर्ड है आपका प्रोटो प्लैनेट्स। तो आपने बताना है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन, निर्माण का सही क्रम है, ठीक है, क्या है वो आपने बताना है। तो ऑप्शन ये कहता है आपसे 1 2 3, पहले नेबुला, प्लैनेटेसिमल, फिर प्रोटो प्लैनेट्स, फिर बी कहता है 2 1 3, सी कहता है 3 2 1, और डी कहता है आपका 1 3 2, ठीक है। तो ये तो इसी इसमें रहेंगे, हम यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले नेबुला था, ठीक है राइट, फिर एक्रीशन हुआ तो फिर प्लैनेटेसिमल्स बने, और फिर जब ये भी कोलाइड होते रहे तो फिर आपके प्रोटो प्लैनेट्स बने, मतलब बड़े प्लैनेट्स, ठीक है राइट। तो ये इसके अंदर सही जो रहेगा वो 1 2 3 रहेगा, ठीक है राइट। जिस सीक्वेंस में उनको लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में ये बने, ठीक है। पहले नेबुला, ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, ठीक है, फिर प्लैनेटेसिमल्स जो कॉलिजन हुआ और स्टिक कर गए एक दूसरे से, और फिर जब ये भी एक्यूमुलेट हुए तो एक लार्ज बॉडीज बन गई, ठीक है राइट ना, विच लेटर बिकेम प्लैनेट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्टेरॉइड्स आर मेनली फाउंड बिटवीन, क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से किनके बीच पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए आपका अर्थ एंड मार्स, पृथ्वी और मंगल ग्रह। बी कहता मार्स एंड जुपिटर, मंगल और बृहस्पति। सी कहता आपका जुपिटर एंड सैटर्न, बृहस्पति और शनि। डी कहता आपसे वीनस एंड अर्थ, शुक्र और पृथ्वी। तो ये हमने शायद फर्स्ट क्वेश्चन में भी कर लिया था, जो आपका जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो आपकी मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन जो बी है इसके अंदर सही होगा। ओके, जो एस्टेरॉइड बेल्ट है कहाँ लाई करती है? आपके मार्स एंड जुपिटर के बीच में। और आपको जुपिटर्स का थैंक करना चाहिए, क्योंकि जो ये रॉकी बॉडीज़ हैं, मतलब ठीक है राइट ना, अब ये भी रॉकी बॉडीज़ है, ये भी आपस में कोलाइड स्टिक होकर एक बड़ा प्लैनेट्स बना सकती थी, ठीक है राइट ना। बट जो जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है वो ऐसा करने से इसको रोक देती है, ठीक है। ओके, बाकी ऑप्शंस क्यों गलत थे? आपका अर्थ एंड मार्स, वहाँ पे बहुत कम एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है। जुपिटर एंड सैटर्न की बात करें तो वहाँ पे कोई कोई मेन एस्ट्रॉइड रीजन नहीं है। और अगर हम वीनस एंड अर्थ की बात करें तो यहाँ पे भी कोई मेजर एस्ट्रॉइड कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज आप ध्यान रखिए अगर आप कभी सब्जेक्टिव लिख रहे हैं, ठीक है, वेदर यू आर सिटिंग इन सिविल सर्विस और एनी स्टेट पीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की परतदार संरचना के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ये हमें पता है। ए कहता है आपका रोटेशन, घूर्णन। बी कहता है आपका डिफ्रेंसिएशन, विभेदन। सी कहता है आपका इरोजन, अपर्दन। डी कहता है आपका वेदरिंग, अपक्षय। तो हमें पता है कि जो लेयर्ड स्ट्रक्चर था अर्थ का, ठीक है राइट ना, पहले आपका कोर, फिर मेंटल, और फिर आपकी क्रस्ट, ठीक है राइट। वो किसकी वजह से हुई थी? आपकी डिफ्रेंसिएशन की वजह से, विभेदन की वजह से, ठीक है राइट, ये हमें पता है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? डिफ्रेंसिएशन। ओके, डिस्टिंक्ट लेयर्स क्रिएटेड बेस्ड ऑन डेंसिटी।
बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं? अगर हम बात रोटेशन की करें तो इट अफेक्ट्स डे एंड नाइट साइकिल, ये दिन रात के चक्र को प्रभावित करता है। नॉट लेयरिंग, तो ये नहीं है। इरोजन एक सरफेस प्रोसेस है, सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वेदरिंग, ये चट्टानों का टूटना है सतह पे, ठीक है राइट, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट अबंडेंट इन टुडेज एटमॉस्फेयर? आज के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी है आपका नाइट्रोजन, सी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और डी है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो सबसे मात्रा में पाई जाती है, ये हम एक पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है वो है आपकी नाइट्रोजन, ठीक है राइट। कौन सी आपकी? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। और सेकंड नंबर पे आती है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट, राइट। बाकी हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें दूसरे की, तो काफ़ी स्मॉल अमाउंट्स के अंदर है, ओके। तो ये आपकी ऑक्सीजन हो गई, ये 21% है, सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है, बट नॉट द हाईएस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी कम है, 0.04%, और हाइड्रोजन काफ़ी नेग्लिजिबल है, ठीक है, इन प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्ली एटमॉस्फेयर लैक्ड, ठीक है, शुरुआती वातावरण में किसकी कमी थी? तो पहला कहता है नाइट्रोजन, बी कहता है ऑक्सीजन, सी कहता है हाइड्रोजन, डी कहता है हीलियम, ठीक है। तो हम यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं। नाइट्रोजन हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम हमारे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में थे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो अर्ली एटमॉस्फेयर लैक्ट करता था वो क्या करता था? आपका ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी एटमॉस्फेयर दोनों के अंदर आपका ऑक्सीजन नहीं था। ये तो जनरली क्या हुआ कि जब आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ना, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है राइट, इसका नाम ध्यान रखिएगा आप, साइनोबैक्टीरिया, ये क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, जैसे आपके एनवायरनमेंट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है वैसे ही इसने किया, तो फिर आपकी ऑक्सीजन आई आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। और जनरली इसी से क्या हुआ कि जो ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट था इन साइनोबैक्टीरियाज की वजह से, ठीक है राइट ना, वो स्टार्ट हुआ एंड इट ट्रांसफॉर्म द एटमॉस्फेयर, मतलब इसने वायुमंडल को पूरी तरह से बदल दिया। आप देखते हैं कि हमारे जीने के लिए हमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है राइट। बट प्रीमिटिव और सेकेंडरी एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, वो तो फिर साइनोबैक्टीरिया है, तो उनसे ये चीज़ स्टार्ट हुई। अब उसके बाद धीरे धीरे पूरा नेचर बन गया, पेड़ पौधे हो गए। खैर वो अलग बात है, जो ह्यूमन से वो दोबारा मतलब वो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ही जाने के लिए बहुत मतलब बेचैन है। हमें ऐसा लगता है आजकल की जो एक्टिविटीज़ है ना, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, मतलब हम चाहते हैं कि हम पुराने टाइम में कैसे पहुंच जाएं। इसके हिसाब से तो मतलब हमें, जैसे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, तो हमें मतलब डेली ऑब्जर्व करना चाहिए वो तो, ठीक है। बाकी ऑप्शन हमारे क्यों गलत थे तो मैंने आपको बता दिया। नाइट्रोजन सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में था, हाइड्रोजन और हीलियम आपके प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में थे, प्राइमरी एटमॉस्फेयर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग लेड टू कूलिंग ऑफ अर्थ, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसके कारण पृथ्वी ठंडी हुई? तो ये है आपका वोल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी विस्फोट, बी है आपका रेडिएशन ऑफ हीट, ऊष्मा का विकिरण, और सी है आपका मीटियोर्स, उल्कापिंड, या डी है आपका अर्थक्वेक्स, भूकंप, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, रेडिएशन ऑफ हीट, ऊष्मा का विकिरण, इसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। ये आपका इंसुलेशन होता है, फिर सतह से टकरा के वापस ये स्पेस में चले जाता है, तो इसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, ठीक है राइट। ये सोलर रेडिएशन होता है जिसको आप इंसुलेशन कहते हैं, ओके। तो जो अर्थ धीरे धीरे ठंडी हुई, उसने क्या हुआ कि इट लॉस्ट हीट टू स्पेस थ्रू रेडिएशन, ठीक है राइट। उसने विकिरण के माध्यम से जो उसकी ऊष्मा थी वो अंतरिक्ष में चली गई। इससे क्या हुआ, जो सरफेस टेम्परेचर था वो धीरे धीरे और कम होने लग गया, और जो आपकी क्रस्ट फॉर्मेशन हुई, धीरे धीरे आपके जो वाटर वेपर्स थे कंडेंस हो गए, बारिश हुई, और फिर आपके समुद्र बने, राइट। अदर्स ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं, वाई अदर्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन ए कहता है वोल्केनिक इरप्शंस, नहीं भाई, ये तो हीट और गैस छोड़ते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सी मीटियोर्स, तो ये भी गर्मी को बढ़ाते हैं क्योंकि इम्पैक्ट करेंगे जब मीटियोर्स पृथ्वी से टकराते हैं, ठीक है राइट ना, इम्पैक्ट होता है। डी अर्थक्वेक्स, तो ये भी ग्लोबल कूलिंग में इनका कोई सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं करते, मतलब ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म प्लैनेटेसिमल रेफर्स टू, शब्द प्लैनेटेसिमल का तात्पर्य है, तो ये भी आप कर लेंगे। ए स्मॉल बॉडीज फॉर्मिंग प्लैनेट्स, ग्रह बनाने वाले छोटे पिंड, बी है स्टार्स, तारे, सी है आपका गैलेक्सीज, और डी है आपका ब्लैक होल्स, ब्लैक होल, ठीक है राइट। तो ठीक है, हमें पता है इसके अंदर जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा आपका, ग्रह बनाने वाले छोटे पिंड, ठीक है। ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। और ये क्यों हुए थे आपके? ठीक है, एक्रीशन की वजह से,
ठीक है राइट। पहले हमने देख लिया नेबुला, फिर प्लैनेटेसिमल एंड देन प्रोटो प्लैनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर बिग बैंग। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा बिग बैंग का प्रमाण नहीं है? तो ये कहता है आपका एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का विस्तार। बी कहता है आपसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, कॉस्मिक। ठीक है, सी कहता है आपका रेड शिफ्ट, और डी कहता है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा बिग बैंग को मतलब प्रूव नहीं करता। ठीक है राइट ना, ये घटक मान सकते हैं फैक्टर की, ये प्रूव करते हैं इस थ्योरी को। तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स तो है, ठीक है राइट, ये है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ये भी है। रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सी जो हमने रेड शिफ्टिंग पढ़ा था वो भी है। प्लेट टेक्टोनिक्स ये कहीं भी एक एविडेंस नहीं है बिग बैंग का। ठीक है राइट ना, तो क्योंकि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो तो आपके पृथ्वी का है। ठीक है राइट, ओके। तो ये आपके यूनिवर्स से रिलेटेड नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा प्लेट टेक्टोनिक्स, ये बिग बैंग का प्रमाण नहीं है। ठीक है, हमने एलिमिनेट मेथड लगा दिया। तो जनरली क्या है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं वो आपकी अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड होते हैं, नॉट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो बाकी जो एविडेंस है आपके एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज, और ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन होता है, ठीक है राइट ना, ये जो ब्रह्मांड के अंदर है, ठीक है राइट, जब पृथ्वी से बाहर जाओगे, ठीक है ओके, उसको बोलते हैं कॉस्मिक रेडिएशन। ये तो सारे आपके प्रूव करते हैं आपके ना ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को, राइट। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज की क्लास। प्लीज़ हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, और आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। आपके जो भी फीडबैक है, सजेशंस हैं, डाउट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर लिखें। हमारा चैनल है दून जी के वैली, आप इसको इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर एनवायरनमेंट। जय हिंद, जय उत्तराखंड।